हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं उशांग घई, आपका मैथ्स एडुकेटर। आज आपको कराऊंगा सीबीएसई सैंपल पेपर क्लास 12 टर्म 2। जो मैंने आपसे वादा किया था कि पूरे सिलेबस खत्म करने के बाद मैं आपको प्रो टिप्स दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्स कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्लान बता दूंगा कि कैसे ग्रोथ आएगी। ये सारा वादा मैं पूरा कर चुका हूं। अभी तक आपने ये सब नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर देख लो। आज की डेट पर मैं आपको बताऊंगा कि एक मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाता है कम समय में, और क्वेश्चंस को कैसे कैसे सही चुनना है। देखो, इंटरनल चॉइस आने वाली है। मैं आपको बताता हूं कि पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है कि कोड 41 का हमारा पेपर है, सिंपल सी बात है, और इस कोड का हमको कोई लेना देना है नहीं। अच्छा जी, तो सीबीएसई द्वारा इशू किया गया पेपर है, 40 मार्क्स का मैक्सिमम पेपर है। 2 घंटे कहने को है, हमारा पेपर 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। कोशिश ये करनी कि ताकि आधा घंटा प्योर रिवीजन के लिए बन जाए, उठना नहीं है, ठीक है जी। इसके अंदर 3 सेक्शन होने वाले हैं, ए बी सी। जो सेक्शन नंबर ए होगा वो 2 मार्क्स का होगा। इसके अंदर 6 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल मिलेंगे आपको 12 नंबर। इसके बाद सेक्शन नंबर बी आएगा, जिसके अंदर 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, ये आपको देंगे 12 नंबर। और फिर सेक्शन सी आएगा, जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे और एक केस स्टडी भी इसी के अंदर होगी, तो टोटल हो गए आपके 40 मार्क्स। हर एक सेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल चॉइस दी जाएगी, और जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो केस स्टडी बेस्ड होगा, जो कि बहुत आसान होता है, जिसके आने की ज्यादातर चांसेस हमारे प्रोबेबिलिटी में से होंगे। गॉट इट? ठीक है जी। जो यूजुअली उसी में सही आती है। मैंने जितने भी अभी तक पेपर देखे, स्कूल प्री बोर्ड देखे हैं, वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड रहा है, ठीक है जी, क्योंकि केस स्टडी बनती ही वहां से है। एक एक क्वेश्चन को क्रैक करेंगे, लेकिन बच्चे पूछते हैं कि पेपर स्टार्टिंग से सॉल्व करना है या एंड से सॉल्व करना है। तो मेरी हिदायत बच्चों से ये होती है कि पहले 15 मिनट के अंदर आप पहले ये देख लो कि आप कितने पानी में हो, अपने आप को जज कर लो। मैं और भी प्रो टिप्स दूंगा कि 15 मिनट के अंदर करना क्या चाहिए, लेकिन आज ये सही समय नहीं है। आज हमारा मेन फोकस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए होना चाहिए। मुझे पता है 15 मिनट उसका पार्ट है, लेकिन उसमें पूरा आधा घंटा का लेक्चर चला जाएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। लेकिन जो मेजर पार्ट हमारा यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है, तो वो 15 मिनट के बाद का जो पोर्शन है, उसके अंदर आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, चॉइस में कैसे। तो देखो बेटा, सीधा क्वेश्चन को शुरू नहीं करना। अगर चॉइस वाला क्वेश्चन है तो आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से मुझे कौन सा आता है। तो ये काम हम 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं। और दूसरा, पेपर स्टार्टिंग से करना है या एंड से। देखो भैया, मेरी हिदायत ये रहती है कि अगर पेपर पूरा आता है तो आप या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी स्टार्टिंग से एंड तक या एंड से स्टार्टिंग तक, क्योंकि टीचर को चेक करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन इफ इन केस आप ऐसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन लगता है कि ये तंग करेंगे, तो आपको क्या करना है कि वो क्वेश्चन पहले निपटा लेने हैं जिसमें आप बहुत ही बढ़िया ताबड़तोड़ तरीके से जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे और आंसर बढ़िया से आ जाएगा। तो अब सेक्शन ए शुरू कर रहे हैं, 2 मार्क्स का सेक्शन है, फटाफट सॉल्व किया जा सकता है ये सेक्शन। और इसके अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर ही देखो आपको चॉइस देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ पे इंटीग्रेशन से दिया है सीबीएसई पेपर के अंदर। तो अब इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो लॉग के ऊपर बेस्ड है, और दूसरा हमारा कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन लगेगा। अब यहां पर अगर हम देखें पहला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, तो ये वैसे भी अगर बताऊं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये तो इस टाइप के ये जो कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा, ये मैं स्टार्टिंग से कहता आया हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये, ठीक है जी। करना क्या है, सबसे पहले तो इसके अंदर आप +1 और -1 कर लें। ये आ गया 1 + log x का होल स्क्वायर, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं पेपर में बैठाऊंगा तो मैं दूसरा क्वेश्चन जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन एज कंपेयर टू ऊपर वाला आसान है। लेकिन बीइंग अ टीचर मेरा फर्ज है कि मैं आपको दोनों का सॉल्यूशन दूं, दोनों का हिंट दे दूं कि कैसे सॉल्व होंगे। तो ये क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछा जा सकता है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर अलग अलग करने के बाद तो 1 + log x एंड 1 + log x का होल स्क्वायर माइनस 1/1 + log x का होल स्क्वायर आ गया, कैंसिल। क्या बचा? 1/1 + log x dx माइनस 1 + log x का होल स्क्वायर dx। अब समझने वाली बात यह है कि जब भी ऐसा आए कि 1/log और -1/log का स्क्वायर, तो इस वाले में आइलेट लगा देना, यानी बाय पार्ट्स लगा देना, ये कट जाएगा। मैं दिखाऊं, आओ देखो, इसमें बाय पार्ट लगेगा। तो आइलेट में log पहले आता है, तो ये फर्स्ट आ गया जी सेम इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/1 + log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का
होल इंटीग्रेशन, ठीक है जी, और माइनस ये तो हमारा चल ही रहा है, बात समझ में आ गई, ये तो हमारा चल ही रहा है। तो 1 अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स इंटू में एक्स माइनस, इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1 अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर और साथ में नीचे वाले का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू में 1 का इंटीग्रेशन होता है x, होल dx आ गया, -1 अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx आ गया। गॉट इट, क्लियर है। अब इस x से ये वाला x कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स इंटू में x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। कहा था ना कटेगा, सबका कटेगा। x अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और ये अच्छी वेटेज में 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। सीबीएसई ने यहां पर 2 का दिया, तो मेरे हिसाब से 3 का भी पूछा जा सकता है। फिर यहां पर आ गया ये क्वेश्चन, ये इजी है, अगर मैं चुनता तो इसको ना चुनता, इसको चुनता, क्योंकि यहां पे मुझे साफ पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन का केस है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ देखो, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब ध्यान समझो, अगर मैं cos स्क्वायर x को थीटा पुट कर दूं तो ये आता है 2 cos x sin x dx d थीटा, और साथ में लगेगा माइनस, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। माइनस अगर मैं वहां ले जाऊं तो ये क्या है बेटा, sin 2x dx इज इक्वल्स टू माइनस डी थीटा आ गया। बन गया आपका प्रश्न, ये आ गया डी थीटा अपॉन में 9 माइनस थीटा स्क्वायर डी थीटा। अच्छा लिख चुका हूं डी थीटा, ठीक है जी, समझ में आ गई। अब ये वाला फॉर्मूला होता है, अच्छा यहां पर आएगा माइनस, ये वाला माइनस, तो ये फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा अपॉन में 3 प्लस सी। अब साइन इनवर्स थीटा, थीटा इज cos स्क्वायर x अपॉन में 3 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन एज कंपेयर टू उसके ऊपर वाला पार्ट आसान है। तो ये है मेन प्रो टिप कि पहले दोनों को जज कर लें कि आपको कौन सा आता है। दोनों आते हैं सर, बढ़िया कौन सा आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अगर बात की जाए तो बहुत ही सिंपल सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसको हम बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हुए चलते हैं। ऐसी एक्सरसाइज यानी 9.1 एक्सरसाइज जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दी, वहां पर भी लिखा था कि आपको पूरा रीड करना बहुत जरूरी है। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको 1 मार्कर 2 मार्कर देखो क्वेश्चन बना ही दिया। कह रहे हैं सम बताना है ऑर्डर का और डिग्री का। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है विच इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको सॉल्व करो। डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ 5 रहेगा। तो अगर हम बात करें कि हमारे ऑर्डर की, तो हमारा ऑर्डर कितना हो गया 2, और अगर हम बात करें डिग्री की तो इसी ऑर्डर की डिग्री कितनी है बेटा 1। तो अब आप बता दो आपका सम कितना आया, 2 + 1 आंसर इज 3। 2 + 1 आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर फ्री के हैं। तो ऐसी एक्सरसाइज को इग्नोर नहीं करना। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन वेक्टर से आया हमारा। कह रहे ए और बी यूनिट वेक्टर्स है। तो गिवन क्या है बेटा हमारे को कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर है। और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करो ये। अच्छा अब ध्यान समझना कि यहां पर कॉस की बात की गई है। अब एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये दोनों तो 1 ही होंगे बेटा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट बी अपॉन में 1 इंटू 1 विच इज 1। तो हमारी a डॉट बी की वैल्यू आ गई है cos थीटा, विच इज फर्स्ट इक्वेशन मैंने ले लिया। नाउ अब मुझे इसकी वैल्यू ये प्रूव करनी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर के अगर स्क्वायर की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, और ये आ गया 2ab आ गया, हाँ या ना। तो ये है बेटा 1, ये भी है 1, और ये 2ab, ab की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा cos थीटा।
यस और नो? तो अब ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का जो स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया? 2 प्लस 2 कॉस थीटा के बराबर आ गया। 2 कॉमन लोगे तो ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा का जल्दी जल्दी फॉर्मूला बता दो फटाफट, क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। सर कमजोरी है फॉर्मूला याद करने में, बिना इसके तो भैया गाड़ी नहीं चलेगी। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा 11th के। जल्दी शुरू कर दो, अब तो दिन भी नहीं बचे। स्क्वायर में आ जाकर रूट बना देगा, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 कॉस थीटा बाय, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से इसको प्रिपेयर कर लेना। वेक्टर का क्वेश्चन यूजुअली एनसीईआरटी से बाहर रहता है, तो उसके लिए हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अप्रोच कर सकते हैं, हम भी करेंगे, या पीवाईक्यू यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर। लाइन के डीआर अगर दिए हो तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। अब अगर बात की जाए, एक लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन में a1, y माइनस y1 अपॉन में b1 और z माइनस z1 अपॉन में c1। यही होता है बेटा। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, x माइनस 3/1 आ जाएगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा, y माइनस 1/2/1 हो जाएगा और z माइनस 0/4 हो जाएगा। ऊपर वाले जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स ऑन लाइन होते हैं, नीचे वाले उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है बेटा? 1 1 4। अगर मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, तो मुझे क्या करना होगा? यानी L M और n निकालने के लिए इसी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 अपॉन में √18। यू कैन ऑल्सो ऐड प्लस माइनस। n आ गया 1 अपॉन में √18 प्लस माइनस, और n आ गया 4 अपॉन में √18 प्लस माइनस। डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियोज के साथ प्लस माइनस आप लगा सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बड़े आगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डीआर से डीसीज जाना बहुत आसान होता है। डीआर डायरेक्शन रेशियोज, डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस। 5th क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं बैग कंटेन 1 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स। एक बैग के अंदर एक रेड बॉल है और 3 व्हाइट बॉल है। मैंने लिख दूं, मैं कहा व्हाइट कलर से है तो व्हाइट से लिख देते हैं। ठीक है जी, बैड जोक। क्या कह रहे हैं जी? एक लाल है और 3 व्हाइट बॉल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पीडी बनानी है आपको, ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, तो x यहां पर क्या मानेंगे? x बी अ रैंडम वेरिएबल। देखो पीडी बनाने के लिए एक रैंडम वेरिएबल चाहिए होता है, और आपको पीडी बनानी है कौन सी बॉल की बेटा? रेड बॉल की। शोइंग नंबर ऑफ रेड बॉल। ठीक है जी, तो जो हमारा x होगा वो एक भी रेड बॉल नहीं होगी या एक होगी, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम रेड बॉल्स कितनी है बेटा? एक। तो अगर मैं 2 बॉल निकाल रहा हूं, उसमें या तो एक भी रेड नहीं होगी या एक ही रेड होगी। तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, पहली बॉल निकाली वो कौन सी थी? नॉन रेड, और दूसरी बॉल निकाली वो भी कौन सी थी बेटा? नॉन रेड। ठीक है जी, एक कम हो जाएगा ना, तो यहां आ गया 2/3। भाई 3 अपॉन में टोटल, एक कम हो गई, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो 2 अपॉन में एक कम हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा हमारा 6 अपॉन में 12। फिर आप बना दो px इज इक्वल टू 1, यानी एक लाल आएगी। वो हो सकता है पहली लाल आए या दूसरी लाल आए। अगर पहली रेड आएगी 1/4, तो दूसरी नॉन रेड आएगी 3/3, या पहली वाली नॉन रेड आ जाए, दूसरी वाली रेड आ जाए 1/3। तो 3/12 प्लस 3/12 आंसर आ गया बेटा हमारा 6/12। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो इसका px क्या आ गया? 0 पर और 1 पर। ये भी आ गया 1/2 और ये भी आ गया बेटा हमारा 1/2। लोएस्ट टर्म में प्रोबेबिलिटी जरूर छोड़ दें।
क्लियर है? पीडी बनाना आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आता है 6th क्वेश्चन, ये भी प्रोबेबिलिटी का आपको दे दिया और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ढंग से देखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट मार्क आप कर सकते हो। कह रहे 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड? पहला कार्ड रेड होना चाहिए और दूसरा कार्ड जैक होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अब भैया जैक भी तो रेड हो सकता है। ठीक है जी, तो यहां पर हम केसेस बना लेते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट क्या, देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है लेकिन यानी केस जरूर बनेंगे। केस है कि पहला हम ये ले लेते हैं कि जो फर्स्ट कार्ड है इज फर्स्ट कार्ड रेड होना चाहिए और सेकंड कार्ड जैक होना चाहिए। तो अब यहां पर देखो, जो फर्स्ट कार्ड अगर रेड हुआ लेकिन हम उसको नॉन जैक ले लेते हैं, फर्स्ट कार्ड इज नॉन रेड, नॉन जैक रेड कार्ड, नॉन जैक रेड कार्ड, एंड सेकंड कार्ड जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा जैक हो गया। पहला कार्ड रेड तो है लेकिन उसमें जैक नहीं होगा, तो ऐसे कितने कार्ड होते हैं जो रेड तो होंगे लेकिन जैक नहीं होगा? आंसर इज 24 अपॉन में हाउ मच, 52 इनटू में। अब सेकंड कार्ड क्या होगा, हमारा जैक। जैक कितने होते हैं बेटा, 4 और एक कम हो चुका है 51। तो पहला केस समझ में आ गया। ये है नॉन जैक रेड कार्ड, रेड होते हैं 26, उसमें से 2 रेड होते हैं जैक कार्ड, उसको हटा दिया और ये आ गया 4 के 4 हमारे जैक कार्ड। दूसरा हम ये ले लेते हैं, केस नंबर 2 हम ये ले लेते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि जो फर्स्ट कार्ड हो इज जैक ऑफ रेड एंड सेकंड कार्ड ये क्या हो सकता है, देखो सेकंड कार्ड बोला है जैक और सेकंड कार्ड क्या हो गया, सेकंड कार्ड इज ऑफ जैक कार्ड। ठीक है जी, वो जैक है, वो तो फिक्स है ना। चलिए अब सेकंड कार्ड जैक, देखो पहले आया, पहला कार्ड जो है वो जैक ऑफ रेड होना चाहिए, ऐसे 2 ही पत्ते होते हैं बेटा, और जो सेकंड पत्ता है वो जैक होना बड़ा जरूरी है। तो बेटा 4 जैक होते हैं, एक आप निकाल चुके होंगे, इन दोनों में से कोई एक तो निकल चुका होगा। अब कितने बच जाएंगे, 3। ओहो, अब कितने बच जाएंगे बेटा, 3। तो 3 अपॉन में क्या आ गया, 51। अब आपका जो आंसर होगा, देयरफॉर जो हमारा आंसर होगा, जो भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी है उसका जो आपका आंसर होगा वो इन दोनों को जोड़ कर आएगा, यानी 24 अपॉन में 52 इंटू में 4/51 प्लस 2/52 इंटू में 3/51। तो ये हमारा आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? देखो ऐसे केसेस क्यों बनाए, क्योंकि पहले वाले में नॉन जैक रेड आ सकता है और इस वाले में जैक वाला रेड आ सकता है। अगर हम इनको इकट्ठे सॉल्व करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी में बड़ा इफेक्ट आ जाता। समझ रहे हो? तो या तो पहले में रेड में जैक आ सकता है या नहीं आ सकता। तो ये 2 केस हमने बनाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ढंग से देखेंगे। अगला शुरू होता है सेक्शन बी। आपने देखा कि सेक्शन ए के अंदर हमारे पास 6 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर एक के अंदर आपको चॉइस दी हुई थी। सेक्शन बी आता है हमारा 7th क्वेश्चन, जो कि फिर इंटीग्रेशन से स्टार्ट होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा ये फैक्टरेबल हो रखे हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन का रूप है ये, और पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा केस है आओ देख लेते हैं। ये आया x² + 1, a अपॉन में तो आ गया लीनियर, और bx + c अपॉन में आ गया क्वाड्रेटिक। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्लियर कट केस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, कोई भेजा लगाना नहीं है। तो यहां पर आया बच्चों x + 1 a, x² + 1 एंड bx + c इंटू में x। तो वैल्यूज निकालने के लिए आप एक बारी पुट कर दो x को 0, एक बारी पुट कर दो x को 1 और एक बारी पुट कर दो x को -1। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मेरा, अच्छा आप कंपेयर करके भी कर सकते हो, 0 को पुट किया तो मेरा x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। यहां पर 0 पुट किया तो मेरा ये a आ गया और ये पूरा ही नष्ट हो गया, तो मेरे a की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा, 1। और अगर मैं x को 1 पुट करता हूं तो मेरा LHS आ गया 2, a 1 है तो 1 × 2 आ गया बेटा, और ये आया b + c।
ठीक है जी, 2 से 2 कट गया तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई। और अगर मैं -1 लेता हूं तो मेरा RHS 0 आ जाता है। a है बेटा मेरा 1, -1 का स्क्वायर यहां पर फिर क्या आ गया 2, और यहां पर आ जाता है, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं, चलिए, तो यहां पर आ गया बेटा मेरा -1 प्लस -b प्लस सी इंटू में -1, तो इधर आके देखेंगे तो -2, और ये आ गया b माइनस सी, तो b माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई, -2। यहां पर आप देख सकते हो b की वैल्यू है -c, -c, तो ये आ गया -2 इज इक्वल्स टू -2c, c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, c की वैल्यू यहां डालोगे तो b की वैल्यू आ गई -1। ऑल्दो अब आपको वैल्यूज निकालनी तो आ गई होंगी। अब हमारा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 में x प्लस b की वैल्यू है -1 प्लस c की वैल्यू है 1 में x स्क्वायर प्लस 1, जो कि बहुत आसान चीज में टूट गया। ये आया 1/x, इसको देखेंगे तो माइनस x में x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 में x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये आ गया बच्चों log x। ये सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं लिखना तो इसको थीटा पुट करके ऊपर वाला आ जाएगा और साथ में लग जाएगा 1/2, और ये हमारा tan इनवर्स x/1 प्लस c आ गया। सॉल्व कर लेंगे इसको, कुछ भी नहीं बचा। तो ये क्लियर कट केस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है जी। तो पेपर वैसे ही बहुत छोटा आता है। तो देखो अभी तक हम 7th क्वेश्चन पर पहुंच भी गए हैं, विद चॉइस, विद अंडरस्टैंडिंग, विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। फिर हमारी जो दूसरी चॉइस आती है वो आती है 8th क्वेश्चन पर, जो कि दोनों की दोनों हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का रामबाण इलाज मैं दे चुका हूं। अब हमको यहां पर देखकर बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन से होगा, होमोजीनियस से होगा या इंटीग्रेटिंग फैक्टर से होगा। तो सबसे पहले तो हमको इन तीनों के बारे में बेसिक ज्ञान की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो आपको सबसे पहले dy/dx निकालना, और माता रानी का आशीर्वाद है ये ऑलरेडी dy/dx की फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखो इसका ऊपर वाला पार्ट कर रहे हैं पहले, तो हम dy/dx की वैल्यू क्या है, इधर चला जाएगा y/x माइनस x कट जाएगा sin y/x। तो इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। पूरा का पूरा RHS y/x में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम लेट क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं y/x को v। तो y क्या हो जाएगा बच्चों, vx, dy/dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv/dx आ गया, ठीक है जी। अब dy/dx क्या है, v माइनस साइन v और v प्लस x dv/dx। v से v कट जाएगा तो मेरा क्या आंसर आ गया, 1/x dx माइनस कॉसेक v dv। ये होता है log x, कॉसेक v का होता है माइनस कॉसेक v माइनस कॉट v, और log भी यहां पर किस में लेना पड़ेगा, c में ले लेते हैं। तो ये आ गया log x माइनस v की जगह क्या डालना है बच्चों, y/x, यहां पर भी डालना है y/x प्लस log c। log की प्रॉपर्टियां लगा लेना, काम हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है जी। अब इसका और पार्ट कैसे करेंगे, देखो ऊपर वाला ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाले में आपको कांस्टेंट की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है। आओ, वैसे दूर से चमक रहा है ये बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये सारे x की टर्म्स में और ये y का पड़ोसी x की टर्म्स में है। तो आओ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है dy/dx प्लस y cot x इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस साइन x। यही आ गया बेटा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, ये कह रहा है dy/dx प्लस y cot x इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा सबसे पहले जो p है वो कितना है बेटा, cot x, और जो q है वो 2/1 प्लस साइन x है। तो हमारा जो if आएगा वो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x आ गया, और cot का इंटीग्रेशन सबको याद है बेटा log sin x होता है।
ई से log की दुश्मनी है, तो ये आ गया हमारा sin x, IF आ गया हमारा। ओके, अब क्या करेंगे, ढंग समझेंगे। IF आ चुका है, फॉर्मूला याद है, y इंटू IF, और यहां पर आ गया Q इंटू IF का इंटीग्रेशन। ठीक है जी, तो y है, IF कितना है बेटा sin x, और Q कितना है 2 अपॉन में 1 प्लस sin x इंटू में sin x dx। तो कैसे करेंगे इसको कैसे करेंगे, ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन है, ये इटसेल्फ 2 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो मैं RHS सॉल्व कर रहा हूं, LHS तो हो चुका है, तो 2 बाहर ले लेते हैं। ये आया sin x अपॉन में 1 प्लस sin x का इंटीग्रेशन। कुछ नहीं करना, +1 कर दो और -1 कर दो, ऊपर और नीचे सेम पावर के चल रहे हैं ना। तो y sin x इज इक्वल्स टू 2, 1 प्लस sin x अपॉन में 1 प्लस sin x, -2, 1 अपॉन में 1 प्लस sin x। ये तो कट जाएगा, y sin x इज इक्वल्स टू 2x आ गया। और यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर आप बहुत तरीके हैं, मेरे वाला पर्सनल फेवरेट तरीका है रैशनलाइजेशन। जब भी ये क्वेश्चन आए तो रैशनलाइज कर दो। 2 मार्क्स का इट्स बढ़िया क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो। तो एक तीर से 2 शिकार चल रहे हैं। यह आया 2x माइनस 2, यह आया बेटा 1 माइनस साइन एक्स, और यह आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। y साइन x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन x अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। हो गया क्वेश्चन। y माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ऊपर जाके ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा tan x और sec x। अब इनका तो फॉर्मूला आपको आता ही होगा, ये तो बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है। ये हो गया 2 tan x माइनस 2 sec x प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड 2 कॉमन लेकर और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अभी यहां पर हमको एक चीज और देखनी है कि हमको y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू π/4 गिवन है। y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू π/4, तो जहां जहां जगह है y की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक बार इस लाइन को रब कर देंगे ताकि आपको और बढ़िया से दिखाई देगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, -2 tan π/4, 2 sec π/4 प्लस c आ गया बेटा। तो 0 0 ये कितना होता है बेटा 1, तो देखेंगे तो यहां पर आ गया हमारा 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2 sec π/4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √2 और प्लस c आ गया। ठीक है जी, तो हमारे c की वैल्यू क्या आ गई 2 + 2√2। अब जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा y sin x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 tan x माइनस 2 sec स्क्वायर x और 2 + 2√2। तो ये तो गाना ही हो गया है, 2 चल रहा है भाई, हर चीज में 2 ही आ गया। ठीक है, यानी 2 आ गया, तो कुछ भी नहीं है, अगेन बैड जोक। तो कहानी यहाँ पर ये आ गई है कि आपको यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यूज चाहिए। तो अगर मेरे पास चॉइस है तो मैं ऑब्वियस सी बात है इस पे जाऊंगा, क्योंकि इस पे काम आसान है। बाकी इट्स डिपेंड कि हमारे पास उस समय कौन सी चॉइस है। इन दोनों की चॉइस होगी तो डेफिनेटली मैं ऊपर जाता। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्योंकि एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, जो कि मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी टाइम कंज्यूमिंग तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा वेक्टर, मैंने कहा ना वेक्टर का क्वेश्चन, सरकार भी ये कह रही है कि भैया एनसीईआरटी से बेस उठाओ, कंटेंट उठाओ, प्रैक्टिस बाहर से ही करो। तो कह रहे हैं जो वेक्टर ए है, जो वेक्टर ए है वो 0 के बराबर नहीं है, ये तो कंफर्म्ड है। पहली कंडीशन जो दे रखी है, कंडीशन नंबर 1 कह रखा है जो a डॉट बी है वो a डॉट सी के बराबर है। इसको यहां लेकर आओ, a डॉट बी माइनस a डॉट सी जो है वो 0 के बराबर है। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन दे रखी है a क्रॉस b जो है वो a क्रॉस c के बराबर है। इसको भी यहां ले आओ,
ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ये भी क्या है बेटा हमारा 0 आ रखा है। अब आगे क्या रखा है, प्रूव करो कि बी और सी बराबर है। देखना, अगर मैं यहां से ए कॉमन ले लूं तो ए डॉट बी माइनस सी 0 के बराबर आ गया बेटा। तो इसका मतलब देखो ए तो 0 हो नहीं सकता, मना कर रखा है। तो इसकी दो कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी माइनस सी के, दूसरी ये 0 हो नहीं सकता तो ये 0 होगा, तो बी माइनस सी 0 आ गया। तो यहां से ये चीज तो प्रूव हो गई कि बी और सी दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है जी। अच्छा, इधर से अगर मैं ए वेक्टर कॉमन लूं क्रॉस, ये क्या आया बेटा, बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब या तो ए 0 होगा, वो उन्होंने मना कर दिया, तो या तो क्या होगा, ए वेक्टर पैरेलल, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है तो वो क्या होता है बेटा, पैरेलल होता है। तो ए पैरेलल होगा बी माइनस सी के, या बी माइनस सी क्या होगा, बराबर। तो बी और सी बराबर आ गया, हमें ये प्रूफ करना है। तो इन दोनों कंडीशन का क्या भैया, या तो कोई वेक्टर एक दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा या क्या होगा, पैरेलल। ठीक है जी। तो ए वेक्टर कैन बी परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी और पैरेलल टू बी माइनस सी, बट कांट बी बोथ, कांट बी बोथ। तो ये दोनों इक्वेशन, जो दोनों कंडीशन है वो नलिफाइड हो जाएंगी। देयरफॉर एक ही कंडीशन बढ़िया लगी है, बी जो है वो सी के क्या होगा, बराबर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंक्लूसिव बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन वेक्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, चलें आगे। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या कहा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो आ गया। और ये एरा गैरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, चेक करो, इनके बीच में दूरी निकालनी है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी दे आर पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस लगेगा यहां पर। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा A1 वेक्टर दे रखा है I, J और K, और A2 वेक्टर दे रखा है I, J और 2K। मानते हो? अच्छा, ये माइनस था, ठीक है जी। और इसके बाद जो B1 वेक्टर है और जो B2 वेक्टर है वो तो एकदम सेम है, तो यानी यहां पर हम B वेक्टर ले लें। सर किसको लें, छोटे वाले को लिया करो, जल्दी काम होता है, I, J और K, क्योंकि यहां से 2 कॉमन लेके इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है, B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1। ठीक है जी, कर लोगे यार, इतना तो कर लोगे। बी वेक्टर क्या होता है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप क्रॉस A2 माइनस A1, सिर्फ 3k आ जाएगा, चेक करो, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा बेटा, 9 का अंडर रूट यानी 3। क्लियर है? तो इसको तो सॉल्व करना बच्चों का गेम है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के सॉल्व हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड भी करना है अभी आपको, क्लियर है ना? तो ये आप सॉल्व करके आंसर के आगे यूनिट्स लिखना ना भूलें, डिस्टेंस है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अकेला भी आ सकता है, चॉइस आ गई, ये तीसरी चॉइस है हमारे पेपर में। ठीक है जी, पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फिर 8th क्वेश्चन, फिर अब 10th क्वेश्चन में आई। फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जो कि इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है और दो प्लेन्स के वो क्या है, पैरेलल है। एक पॉइंट को कंटेन कर रहा है और दो प्लेन के दो लाइंस के क्या है बेटा, वो पैरेलल है। दो लाइंस के क्या है, वो पैरेलल। तो आओ देखते हैं। तो पहले फिगर बना देता हूं आपको, देखो और वाला पार्ट। एक प्लेन है जिसके ऊपर पॉइंट दिया हुआ है, समझना 1 2 -1, और वो दो लाइन के क्या है, पैरेलल है, इस प्रकार। ठीक है जी। अब ये लाइन आपस में पैरेलल है या नहीं हम नहीं कह सकते, ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो प्लेन है ये इन दो लाइंस के तो क्या रहेगा बेटा, कहीं ना कहीं पैरेलल। पहले वाली ठीक थी, वो आप एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। अब इसके ऊपर पॉइंट दिया हुआ है और इसका पैरेलल वेक्टर भी है, इसकी भी इक्वेशन दी हुई है और इसकी भी इक्वेशन दी हुई है। देखो भैया, रामबाण इलाज ऑलरेडी दे चुका हूं एक शॉर्ट के अंदर, कि जब लाइन और प्लेन पैरेलल होते हैं, जब लाइन और प्लेन पैरेलल होते हैं तो भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट 0 रखनी है।
दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या रखनी है आपको, 0। तो यहां पर लिखेंगे सिंस जो प्लेन है इज पैरेलल टू L1 एंड L2, तो देयरफॉर आपको क्या करना है, I J K, ठीक है जी, I J K। अब सबसे पहले तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं, हमें इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी है, प्लेन। तो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी वो होती है R माइनस ए आ गया I कैप टू J कैप माइनस K कैप इनटू में नॉर्मल वेक्टर। अब नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया, n वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया, n वेक्टर। तो अगर आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना है इक्वल्स टू 0, तो यही आपका क्या होगा बेटा, नॉर्मल वेक्टर। क्या होगा, I J K, ये वाला वेक्टर 2 माइनस 3 2, 2 माइनस 3 2, और ये वाला 1 माइनस 3 1, 1 माइनस 3 1। तो इन दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर की अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर ले तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लेन और लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है जी, तो आप अपना नॉर्मल वेक्टर निकाल लो फटाफट से। ये क्या आ गया बेटा, -3 + 6 माइनस J आ गया -6 + 3 और प्लस K आ गया। गलत कर दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान है हम भी। चलो, तो यहां पर आ गया -3 + 6, इसका किया तो आया 2 - 2, और K आ गया हमारा -6 + 3। तो जो हमारा n वेक्टर आ गया वो आ गया 3i कैप, ये नष्ट हो गया, और -3k कैप। तो देयरफॉर मेरी जो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगी वो क्या बनेगी, r वेक्टर माइनस a क्या गिवन है, i + 2j - k, i + 2j - k डॉट n, 3i - 3k इक्वल्स टू 0। ये आई हमारी वेक्टर फॉर्म, और कार्टेशियन तो आप आई होप निकाल ही लेंगे, या तो इससे डायरेक्ट निकाल लेना, या फॉर्मूला होता है ax - x1, b y - y1, और c z - z1 इक्वल्स टू 0। a अभी आपने निकाल लिया 3, x - x1 कितना है 1, b है ही नहीं हमारे पास, तो y - y1 कितना है 2, और c कितना है बेटा हमारा -3, और z - z1 कितना है बेटा हमारा -+1 इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। तो जो फॉर्मूले है ना वो टिप्स पर होने चाहिए मेरी तरह, ठीक है जी, आपके भी हो सकते हैं, याद करो रोज। सेक्शन बी खत्म, अब आता है जी सेक्शन नंबर सी, और इसका पहला क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन। अरे आपको लग रहा भाई हर एक को शुरुआत कौन कर रहा है, इंटीग्रेशन, सेक्शन ए की भी, बी की भी, अब सी की भी, और ये तो हमारा प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आ गया। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो समझ लो माता रानी का आशीर्वाद ही है। अंदर वाले के फैक्टर कर लो, x स्क्वायर - 3x + 2 आ गया dx, और टुकड़े हो रहे हैं इसके, क्या आ गया x - 1 और x - 2 आ गया। अब सबको मन में 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू 0 आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई, तो इसको तोड़ लो, -1 से 0, 0 से 1, और 1 से 2, और इसी को डालो x - 1 और x - 2, ठीक है जी। अब ये मोड हट जाएगा ना बेटा, ये मोड को हटाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आया हमारा क्या, फिर x - 1 x - 2, और x - 1 x - 2, ठीक है जी। आप चाहो क्या, मैं तो कहूँगा कि अब तो इसको हटा ही दो। ये तो हमने फैक्टर किस लिए किए थे, कि ताकि हमारी लिमिट टूट पाए। लिमिट तो हमने तोड़ दी, -1 से 0 कैसे, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आई थी, 0 से 1 कैसे, 1 आया था, 1 से 2 क्योंकि 2 तो ऑलरेडी था, फिर भी 2 लिख दिया, ठीक है जी। अब कहानी यहाँ पर ये है कि आप ये पूरा लिख सकते हो, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था, x³ - 3x² + 2x, x³, क्योंकि इंटीग्रेशन लेने में बड़ी आसानी होगी, x³ - 3x² + 2x, ये आ गया बच्चों, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। जैसे इसके बीच में अगर आप नेगेटिव चीज डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, यहाँ आपको पॉजिटिव मिलेगा। इसके बीच में अगर आप कुछ डालोगे तो भी आपको क्या मिलने वाला है, नेगेटिव। तो पहला आ गया नेगेटिव, दूसरा आ गया पॉजिटिव, फिर तीसरा आ गया नेगेटिव। अब आपको सॉल्व कर लेना है, काम हो गया। हमेशा नहीं होगा, इस क्वेश्चन में हो रहा है लेकिन, ठीक है जी। चेक करना पड़ेगा, इसके बीच में कोई भी वैल्यू डाल दो,
-1 और 0 के बीच में जैसे -½ डालोगे तो नेगेटिव मिलेगा, 0 और 1 के बीच में ½ डालोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, इनके बीच में 1.5 डालोगे तो नेगेटिव मिल जाएगा। आप ट्राई तो करना, मैं बता रहा हूँ ना आपको। चले आगे, AOI का 4 नंबर का क्वेश्चन तय है, इसमें भी चॉइस आ गई, तो ये चौथी चॉइस है और ये शायद आखिरी चॉइस है, बाकी देखते हैं अभी। तो क्या लिखा है बेटा इसके अंदर, इंटीग्रेशन का यूज करके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एरिया जो कि लाइन और प्राबोला से बनाया जा रहा है। तो सिंपल प्राबोला बेटा, एक तो ये आ गया प्राबोला और लाइन है x + y = 2, तो x + y = 2, यहां भी 2 से और यहां पर भी 2 से चली जाएगी बेटा, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। जहां मर्जी काटे, हमें लेना देना नहीं है, लेकिन हमको जो क्वाड्रेंट शेड करना है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो हमारी ये वाली हाइट निकलेगी बच्चों, और ये हाइट कैसे आएगी, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, अगर मेरा y² = x है और x + y = 2 है, ठीक है, x + y = क्या है, 2, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू क्या है बेटा, 2 - x, 2 - x का होल स्क्वायर = x आ गया, a² + b² - 2ab = x आ गया, x² - 5x + 4 = 0 आ गया, स्प्लिट कर लो, -4x - x + 4 = 0 आ गया, यह आ गया बेटा x - 4 - 1 x - 4 = 0। तो x की वैल्यू 1 और 4 आ गई, तो 1 और 4 इसलिए आई होगी ना क्योंकि यहाँ पर 4 पे कट रहा है, और ये तो होगी बेटा हमारी 1, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ये हो रही होगी ना 4 कहीं ना कहीं, तो ये हमें इसकी ज़रूरत है। तो 0 से लेकर 1 तक प्राबोला दिख रहा है और 1 से लेकर 2 तक आपको क्या दिख रहा है, लाइन, ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन, तो एरिया कैसे आएगा, इधर ही देख लो, 0 से लेकर 1 प्राबोला, प्राबोला क्या है बेटा ये, तो ये आ गया √x dx, प्लस 1 से लेकर 2 तक अगर जाओगे तो लाइन, लाइन क्या है बेटा, 2 - x dx। सॉल्व कर लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। AOI तो वैसे ही इतना आसान चैप्टर है, अभी भी कंप्लीट नहीं है, प्लेलिस्ट पे जाओ, 1 शॉट बना रखा है, सब कुछ उसके अंदर है, एक ही लेक्चर में सब कुछ मिल जाएगा आपको, गॉट इट, ठीक है जी। फिर आता है कि हमारा एक लाइन है और एक सर्कल है। आओ अगले पेज पे देखेंगे क्या दे रखा है। ओह, अगले पेज के लिए जगह नहीं छोड़ी हुई हमने, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दूसरी वर्कशीट पर। y > ये आ गया, देखो = ही है, वो तो ग्राफ का एरिया शेड बता रहा है। एक आ गया सर्कल, इधर बता दें क्या, इसको हटा देते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर ही लोगे आप लोग, ठीक है जी। चलो ध्यान से देखेंगे, इधर ही हम बता देते हैं कि क्या क्या एरिया शेड होगा और कैसे आएगा। चलो देखो, ये आ गया बेटा हमारा सर्कल, जिसका रेडियस कितना होने वाला है 2, और ये हो गया 0,2, और एक आ गई हमारी लाइन y = √3x। जब भी ऐसी लाइन होती है बता रखा है ओरिजिन से पास आउट होगी। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व, y की जगह √3x डालोगे, इधर सॉल्व करेंगे तो x², ये आ गया बेटा 3x² = 4, 4x² = 4, x की वैल्यू +-1 आ गई, बट हमें तो प्लस वाली चाहिए, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1, एक 1 है और एक क्या है हमारी 2। सिंपल सा, ये भी गेम कोई मुश्किल नहीं है। तो देखो 0 से लेकर 1 तक ये वाला एरिया आ जाएगा जो कि है लाइन, और लाइन क्या है हमारी √3x, प्लस 1 से लेकर 2 तक आ जाएगा हमारा ये प्राबोला, हमारा सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या है √4 - x² dx। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा, यानी पॉजिटिव एरिया होगा, पॉजिटिव एरिया यानी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, गॉट इट, समझ में आ गया। तो हमारा इसका शेडेड पार्ट बना ये वाला और इसका शेडेड पार्ट बना हमारा ये वाला, और दोनों ही क्वेश्चन मैंने 1 शॉट में करा रखे हैं, आप जाके देख सकते हो, सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे, डिजिट भी चेंज नहीं मिलेगी। और बताओ, ठीक है, क्योंकि AOI NCERT बेस्ड है ही कुछ नहीं, आधे घंटे पौने घंटे की वीडियो देखो, 1 घंटा उसके ऊपर लगाओ, 4 नंबर तय हो गए। तो AOI तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलिए जी, 13th क्वेश्चन आता है विच इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये मैं कितने टाइम से कह रहा हूं कि भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
आओ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, प्लेन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, हिंट ले लो। बहुत ही आसान होता है। आपको इस पॉइंट से क्वेश्चन पढ़ो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस 1 to 0, इस पॉइंट से, ठीक है जी। ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो इसके नाम ले लो ना बेटा, ए बी सी ले सकते हैं हम इसको। क्या ले सकते हैं, ए बी सी। नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। आओ दिखाता हूँ। नहीं भी लोगे तो भी, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, वैसे मैं आपको बता दूं। और आपको प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। प्लेन की इक्वेशन क्या है, x - 3y + 2z = 9। ये आपको प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। अब प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, ध्यान समझना। इसका ये नॉर्मल वेक्टर आपको दिया होगा ना, ये इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया हमारा, ये तो हो गया नॉर्मल वेक्टर। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गया बेटा, i कैप - 3j कैप और 2k कैप हो गया। यही हो गया नॉर्मल वेक्टर कि नहीं। अब ध्यान समझेंगे। तो अब ये वाला पॉइंट निकलेगा कैसे, तसल्ली से देखो। आपको क्या करना है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। क्या निकालने हैं, डायरेक्शन रेशियोज। बड़े ही ध्यान से देखो। पहले तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन बनाओ। इफ दिस इज L1, तो आप सबसे पहले निकालोगे इक्वेशन ऑफ L1। क्या होती है, x माइनस पॉइंट अपॉन में पैरेलल वेक्टर, y माइनस पॉइंट। अच्छा, मैं कार्टेशियन फॉर्म क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, ये आपको देखनी पड़ेगी। कार्टेशियन फॉर्म, ये मैंने क्या लिखा, गलत लिख दिया ना, ये देखो जल्दबाजी, ये 3j पता नहीं क्या लिख दिया। अच्छा सही तो लिखा है, मुझे वहां से गलत दिख रहा है। i - 3j + 2k है, दूर से गलत दिख रहा है, ठीक है जी। तो देखो कार्टेशियन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट्स पर खेल रहे हैं यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन फॉर्म ज्यादा बेटर वर्क करेगी एज कंपेयर टू वेक्टर। तो x - 1 अपॉन में 1 आएगा। क्या आएगा, अपॉन में 1, ठीक है जी। फिर आएगा y - 2 अपॉन में -3 और z - 0 अपॉन में आ गया हमारा 2। तो भैया ये पॉइंट है और ये पैरेलल वेक्टर, इक्वेशन ऐसी निकलती है लाइन की, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ L1 आ गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं जनरल पॉइंट्स ऑन L1। L1 के ऊपर जनरल पॉइंट्स कैसे निकलेंगे, ध्यान से देखना। x - 1/1, y - 2/-3, z - 0/2, इसको आप लैम्डा के बराबर ले लो। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ गई, लैम्डा + 1। y की वैल्यू जो आ गई -3 लैम्डा + 2 और z की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई बेटा, हमारी 2 लैम्डा। तो हम कह सकते हैं जनरल पॉइंट्स ऑन L1 क्या आ गए हैं हमारे आ गए हैं लैम्डा + 1, -3 लैम्डा + 2 और 2 लैम्डा। ये दो पॉइंट, ये पॉइंट आ गए, यानी इस पूरी लाइन के ऊपर ये जनरल पॉइंट है, हाँ ना। अब ये जो पॉइंट है वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है जी। सिंस, ठीक है जी, इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। फिगर रब कर दूं, जगह फिर नहीं छोड़ी हुई मैंने। तो इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, सेटिस्फाई करेंगे। अब बस कुछ नहीं करना, आपने प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देना है, ठीक है जी। अब दिस पॉइंट सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन को क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा। यहां डाल दो x की जगह लैम्डा + 1, y की जगह -3 लैम्डा + 2 और z की जगह आ जाएगा हमारा 2 लैम्डा = कितना है बेटा, 9। यहां से सॉल्व करके आपने लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है। लैम्डा की वैल्यू जैसे ही यहां पर डाल दोगे आपको क्या मिल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या मिल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है जी। जो हमने इक्वेशन बनाई थी, ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये पॉइंट आपको दे रखा है 1 2 0, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। फिर कह रहे इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालो, वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप आई जाएंगे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाएगा, प्लेन पर इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो, जो बहुत आसानी से निकल जाएगी क्योंकि हमको नॉर्मल की इक्वेशन गिवन होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, उसको आपने लैम्डा के बराबर रखकर जनरल पॉइंट निकाल लेने हैं। वो जनरल पॉइंट आपने प्लेन की इक्वेशन में पुट करते ही लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू अगर आप इन जनरल पॉइंट्स में डाल दोगे तो आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता चल जाएगा।
अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता लगाने के बाद वो आपसे इमेज भी पूछ सकता है और वो आपसे डिस्टेंस भी पूछ सकता है, जो आपसे यहाँ पे पूछ लिया। इमेज के लिए आपको कुछ नहीं करना, अगर मान लो यहाँ पे इसके पॉइंट्स पूछता है तो ये वाला आपका मिड पॉइंट हो जाएगा इन दोनों का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको लगाना आता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर आप इसको प्राप्त, ये तो है ही आपके पास, ये भी है तो ये प्राप्त आप कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन हम करा देंगे PYQs के, ठीक है जी। अभी फिलहाल इस पे फोकस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारा केस स्टडी का। केस स्टडी की प्रैक्टिस हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्द, जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज कराऊंगा। तो वहां पर हम केस स्टडी यानी डेटा बेस्ड क्वेश्चन होता है ये, तो इसको पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन देने। आसान होता है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगा, तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि आपका प्रोबेबिलिटी ही आने वाला है केस स्टडी के अंदर। कह रहे हैं एक इंश्योरेंस कंपनी है, बिलीव दैट पीपल कैन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। पहले जो एक्सीडेंट प्रोन रहते हैं, यानी जो रोज घर से बाहर निकल रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या उनका बिजनेस ऐसा है कि जहां पर एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, और एक ऐसे लोग हैं जिनका एक्सीडेंट कभी होने के चांसेस बहुत कम है। कंपनी स्टैटिस्टिक्स शोज दैट एन एक्सीडेंट प्रोन पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट एट सम टाइम विद इन अ फिक्स्ड ईयर। एक साल में उसका एक्सीडेंट हो ही जाएगा, उसकी संभावना है 0.6। कितनी है? 0.6 एक्सीडेंट होने की। और वेयर एज द प्रोबेबिलिटी इज 0.2 फॉर अ पर्सन हु इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन, और वो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है, ठीक है जी। कंपनी नोज दैट 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन। सिर्फ 20% ऐसी है जो एक्सीडेंट प्रोन पर्सनैलिटीज है। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। पहला आता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर विल है, एक नया पॉलिसी होल्डर आया, विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी। अब बेटा जरूरी थोड़ा है, आपको बताना है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऐसे केस के लिए आपको इवेंट 1 लेट करना होगा कि वो कौन है, एक्सीडेंट प्रोन है, और E2 क्या है, नॉट एक्सीडेंट प्रोन, पहली बात। और ए हम यहां पर ये लेके चलेंगे हैव एक्सीडेंट इन अ ईयर, ठीक है। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है वो टोटल प्रोबेबिलिटी पूछी है कि उसका एक साल में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमें क्या पता वो एक्सीडेंट प्रोन है या नहीं है, तो इसका आंसर आएगा E1 A अपॉन में E1 प्लस E2 A अपॉन में E2, यही आता है जो टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हो। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, एक्सीडेंट प्रोन वाले लोग कितने हैं बेटा, क्वेश्चन में देखो वो है सिर्फ 20%, वो कितने हैं, खाली 20%। और एक्सीडेंट प्रोन वाले कितने नहीं है, कितने नहीं है वो होंगे बेटा, ऑब्वियस सी बात है 80%। और A अपॉन में E1, इन लोगों का साल में एक बार एक्सीडेंट हो ही जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6, इनका हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी है मात्र 0.2। सब कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है, आपको बस ये निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं। E1 है बेटा 20/100 इंटू में 0.6 प्लस 80/100 इंटू में 0.2। सॉल्व कर लेंगे बेटा, ठीक है जी, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं था यार, तो बहुत ही आसान था। अच्छा, सपोज दैट न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर, ये मान के चलो, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी साथ में आ गई। तो बेस के साथ जब कंडीशन लग जाती है तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला लग जाएगा। परचेजिंग अ पॉलिसी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज एक्सीडेंट प्रोन, यानी इसी के केस में आपको निकालना है P, अभी तक आप निकाल रहे थे PA, अब आपको निकालना है PE1 अपॉन में A, यानी वो पर्सनैलिटी एक्सीडेंट प्रोन होगी, गिवन है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है जी। तो इसका क्या आता है बेटा, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, फिर यहां पर आ गया E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस E2 और A बाई E2, ठीक है जी। तो लगा लेंगे फॉर्मूला, ये आ गया हमारा बेस थ्योरम का क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, चैप्टर वाइज आपको पता चले गया कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज, जैसे वेक्टर का हमको आज ज्ञान हो गया कि वेक्टर हमारा एनसीईआरटी से तो नहीं आ रहा, वेक्टर एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट उठाएंगे लेकिन प्रैक्टिस बाहर से करनी है, क्लियर है। केस स्टडी का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आ रहा है। चॉइसेस आ रही है हमारे पास 4,
जिसको बहुत वाइसली आपने चूज करना है कि कौन सा आपको आता है और कौन सा नहीं आता। डिफरेंशियल इक्वेशन आसान है, AOI बड़ा आसान आ रहा है, ठीक है जी। इंटीग्रेशन हर एक सेक्शन को शुरुआत कर रहा है। तो ये है आपका पेपर। इस तरीके से आप देखो, हमने 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा, प्रॉपर हमने इस पेपर को सॉल्व कर लिया है। आप प्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली बात है सर आपने प्रेजेंटेशन नहीं की, आपने कंप्लीट क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया, उसके लिए कितना मान लोगे आप? 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, तो 1.5 घंटे में आपका पेपर पूरा सॉल्व किया जा सकता है। और मैंने तो और वाले पार्ट भी किए हैं भाइयों, और मेरे को तो 15 मिनट पढ़ने के लिए भी नहीं मिले। बात समझ में आ रही है? तो कहानी यहाँ पर ये है कि हमको पेपर से जो टाइमिंग प्रॉब्लम है वो इस साल तो नहीं हो रही, ठीक है जी। वो मैथमेटिक्स में इस साल नहीं है कि हमारा पेपर खत्म होगा नहीं होगा। अगर पेपर आपको आता है तो खत्म होगा, 100% होगा। लेकिन आपको चूज ये करना है कि आपको पेपर स्टार्टिंग से सॉल्व करना है या एंड से। अगर आपको पूरा पेपर आता है तो मेरी एडवाइस है स्टार्टिंग से करेंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें नंबर बटोरने हैं, ठीक है जी। फिर टीचर को थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो इस पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना शुरू कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बता चुका हूं। अगले लेक्चर्स में हम PYQ स्टार्ट कर देंगे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि केस स्टडी कैसे सॉल्व की जाएगी। अभी तो एक की थी ना, अब जरूरी थोड़ा ना कि इसकी आएगी, PD की भी आ सकती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कहीं से भी आपकी केस स्टडी बन सकती है। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा केस स्टडी। तो मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।